नमस्कार, मैं अभिनय शर्मा। आज क्लास 10th की सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। पहला चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। इंग्लिश में इसको दिया होगा द शेयरिंग ऑफ पावर्स। दो शब्द सबसे पहले हमें दिखाई पड़ते हैं, सत्ता और साझेदारी। सत्ता का अर्थ होता है पावर, यानी कि जो सरकार है जिसके हाथ में शक्ति है उनको ही हम सत्ता कहते हैं। साझेदारी का मतलब होता है शेयर करना, दूसरे लोगों को भी साझेदारी देना, उसी को हम शेयरिंग करते हैं। तो उस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली यही देखेंगे कि जो सत्ता की शक्तियां हैं वो लोगों के बीच में, पार्टी के बीच में, विभिन्न समुदायों के बीच में कैसे विभाजित होती हैं। तो आइए बिना समय बर्बाद किए लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। शुरू करते हैं हम परिचय से। परिचय में खास दिया होगा, पहले हम इसको पढ़ेंगे उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। इस अध्याय के अंदर हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी, यानी कि क्लास 9th में शुरू हुई थी। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित किया जाता है, यानी कि डिसेंट्रलाइज किया जाता है। लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है ये करना। पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार के साथ आगे बढ़ाएंगे। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। ये दोनों कथाएं यानी कि घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती हैं। सरल शब्दों में अगर हम इसमें समझें तो हम कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र है, हमारी शासन व्यवस्थाएं कई प्रकार की होती हैं। राजतंत्र होता है, लोकतंत्र होता है, गणतंत्र होता है। इसमें हम समझेंगे लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी बात होती है ये लोगों का शासन है, लोगों के द्वारा चलाया हुआ शासन है। और जो शक्तियां होती हैं, सत्ता होती है, वो लोगों के हाथ में ही होती है, यानी कि विभिन्न समुदायों के बीच में होती है। पिछले साल हमने देखा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच मतलब सत्ता को विकेंद्रीकृत किया गया, सत्ता की शक्तियों को बांटा गया। विधायिका का काम होता है नियमों को बनाना, कार्यपालिका का काम होता है नियमों को थोपना, और न्यायपालिका का आप जानते ही हैं न्याय देना होता है। कार्यपालिका के अंदर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद ये सारे के सारे आते हैं। इन बातों को छोड़कर हम आज मुख्यतः पढ़ने वाले हैं बेल्जियम और श्रीलंका की घटनाएं। इन घटनाओं से हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है। हम इस चीज को समझें कि लोकतंत्र के अंदर जो सत्ता है उसके बंटवारे की जरूरत क्यों होती है, क्या ऐसी खास वजह होती है जिसकी वजह से हमें शक्तियों को बांटना पड़ता है। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है। अगर हम सरल भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं कि इसमें हम सिर्फ बेसिक या हम मूलभूत चीज देखेंगे, मूलभूत संरचना देखेंगे, जिसकी आगे के चैप्टर्स में हमें विशेष जरूरत पड़ने वाली है। तो शुरू करते हैं बेल्जियम और श्रीलंका की एक कहानी से। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती हैं। आप इसको हाईलाइट कर लेना क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी भी है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी कि हरियाणा की आबादी के करीब आधी है। हरियाणा की आबादी लगभग 2 करोड़ है और इसकी आबादी जो बेल्जियम है उसकी आबादी लगभग 1 करोड़ है। लेकिन इस छोटे से देश में भी समाज की जो जातीय बनावट है वो बहुत जटिल है। अब शब्द जाति जो है इसको समझने की जरूरत है। जाति का मतलब होता है, देखिए जाति कई प्रकार की होती है। कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को एक विशेष समुदाय से समझते हैं। उनका मानना ऐसा होता है कि हमारी जो धर्म है, हमारी जो परंपरा है या हमारी जो कल्चर है वो और लोगों से अलग है और खास है। हमारे जो पूर्वज हैं वो सेम है, ऐसा बहुत से लोग मानते हैं। तो हम कह सकते हैं जाति का मतलब ऐसा होता है जिसमें लोग एक खास बनावट का समझें, अपने आप को एक खास जाति से समझें, एक खास वर्ग से समझें। जैसे हिंदू लोग ऐसा सोचेंगे कि हमारे देवी देवता अलग हैं, हम लोग रहने वाले अलग हैं, हमारी उत्पत्ति कहीं अंत होगी। सारे हिंदू यही सोचेंगे। सारे मुस्लिम ये सोचेंगे कि हमारी जो उत्पत्ति है वो मक्का मदीना से हुई है, ऐसे ऐसे वगैरह वगैरह। तो हर हर किसी की अपनी एक विशेष जाति बनावट है। लेकिन अगर वहां की हम जाति बनावट की बात करें तो उसकी देखिए देश की कुल आबादी का 59% यानी 59% हिस्सा है वो फ्लेमिश इलाके में रहता है। इसको मैप में आगे देखेंगे। और डच बोलता है। शेष 40% जो लोग हैं वो बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% जो लोग बचे हैं वो लोग जर्मन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 तरह के लोग रहते हैं। एक एक रहता है फ्रेंच, एक रहता है डच और एक रहता है जर्मन लोग।
लेकिन उनकी बहुत ज्यादा जटिलताएं हैं, अलग अलग क्षेत्रों में भी रहते हैं। लेकिन उसकी जो कैपिटल है, राजधानी, उसमें तो और ज्यादा अलग व्यवस्था रखी गई है। इसमें हमने क्या देखा जी कि जो डच लोग हैं वो सबसे ज्यादा हैं, 59%। उसके बाद फ्रेंच लोग हैं पूरे देश के अंदर, और जर्मन लोग सबसे कम है। ब्रुसेल्स के अंदर उल्टा है, ब्रुसेल्स के अंदर 80% लोग फ्रेंच रहते हैं और मात्र 20% लोग डच भाषा को बोलने वाले रहते हैं। कितनी जाति बनावट यहाँ पर हम कह सकते हैं डाइवर्सिफाई है। अब एक चीज देखने वाली बात है कि अल्पसंख्यक जो फ्रेंच है, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी जो लोग हैं उनकी तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर लोग हैं। उनके पास संपत्ति ज्यादा है। जो फ्रेंच लोग कम है, संख्या में कम है, लेकिन संपत्ति के मामले में सारी की सारी जो चीजें हैं, जो जितनी शक्तियां हैं, उनके पास ज्यादा है। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। बिल्कुल वैसी स्थिति है जैसे कि इंडिया में पहले अंग्रेजों की थी। जब अंग्रेज भारत देश में आए तो उनकी स्थिति सुदृढ़ थी क्योंकि उनके पास संपत्ति थी। लेकिन जो भारतवासी लोग थे वो गरीब थे पहले से ही। लेकिन समय के साथ जब उनके पास पैसा आया, जब वो विदेश में पढ़ने गए, उनके पास बुद्धिमानी आई, तो उन्होंने सरकार की मांग करी। वैसे ही यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बेल्जियम है, बेल्जियम के अंदर जब डच भाषा के लोगों ने अध्ययन किया, पढ़ाई की, तो वो समझ गए कि हमारे जो अधिकार हैं वो अलग हैं, हमारे अधिकारों को फ्रेंच भाषा वाले लोगों ने छीन लिया है। तो उनको इस स्थिति से नाराजगी हुई कि तुम इतने ज्यादा अमीर क्यों हो, तुम्हारे पास इतनी संपत्तियां क्यों हैं, इतने संसाधन क्यों हैं, हमारे पास क्यों नहीं है। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और, अब हम आगे देखेंगे, फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह में, इसमें फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में देखा गया, क्योंकि ब्रुसेल्स के अंदर फ्रेंच लोग ज्यादा थे। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर और अल्पमत थे। अब लड़ाई आर पार की थी, क्योंकि देखिए फ्रेंच के पास संपत्ति थी और डच के पास संख्या थी, तो आपस में लड़ाई हो रही थी। अब आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करते हैं। अब जो इसका जो कंक्लूजन है, लास्ट कंक्लूजन है, उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर श्रीलंका का उदाहरण, हम दोनों देशों का उदाहरण पढ़ ले रहे हैं, दोनों देशों की स्थिति क्या थी, लेकिन इसका सॉल्यूशन हम आगे देखेंगे। आइए इस स्थिति की तुलना और देश से हम करें। श्रीलंका एक द्वीपी देश है, सब कुछ जानता है। श्रीलंका इंडिया के नीचे कर्नाटक वाले साइड में या तमिलनाडु वाली साइड में नीचे एक द्वीप की तरह देश है, जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट के कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जाति समूहों के लोग हैं। इसमें समझने वाली बात यह है कि जैसा कि हमने देखा कि बेल्जियम के अंदर बहुत सी डाइवर्सिफिकेशन था, बहुत से लोग अलग अलग तरीके थे, बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ पर श्रीलंका के अंदर भी अलग अलग आबादी के, अलग अलग जाति के लोग हैं। इसमें सबसे प्रमुख जो है, अब समझने वाली जो सबसे प्रमुख है सामाजिक समूह सिंहली, इसको आप हाईलाइट कर लेना, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% यानी कि 74% है। फिर तमिलों का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। तमिलों के भी दो समूह हैं, एक श्रीलंकाई मूल के हैं। अब एक सोचने वाली चीज है, तमिल श्रीलंका के अंदर कैसे आए? भाई तमिल तो तमिलनाडु इंडिया में है। बेल्जियम का पहले हम यहाँ पर समझ ले रहे हैं हल्का सा, देखिए, उसके बाद श्रीलंका की स्थिति आगे बढ़ाएंगे। बेल्जियम का देखिए, जो ब्रुसेल्स क्षेत्र है, ब्रुसेल्स क्षेत्र ये वाला है, ये राजधानी इलाका, इसके अंदर 80% फ्रेंच हैं और 20% डच लोग हैं। बेलोन इलाका ये है, ये वाला फ्लेमिश इलाका ये है, और जर्मन भाषा वाला जो 1% लोग रहते हैं ये है। मतलब अलग अलग थोड़ी बनावट है। तो अब हम शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं श्रीलंका का उदाहरण बिना समय बर्बाद किए। बात कर रहे थे हम तमिल लोग श्रीलंका के अंदर कैसे पहुंचे। देखिए, जो श्रीलंकाई मूल के तमिल हैं वो मात्र 13% है, और हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। जब इंग्लैंड के लोग यहाँ पर यानी कि अंग्रेज जब रहते थे, तो उन्होंने क्या थी, जो बागानों में हिंदुस्तान के जो मजदूर थे और मतलब श्रीलंका के भी मजदूर थे, उनसे काम करवाया करते थे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो भारत के बहुत सारे तमिलनाडु के जो मजदूर थे उनको ले जाकर वहां पर श्रीलंका के अंदर बसाया गया। उन्हीं की आज जो
वंशज हैं, उनकी संतान है, उन्हीं लोगों की चर्चा हो रही है। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे का गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद हैं। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर लैंग्वेज की आई। लैंग्वेज इनकी अलग थी। उसके बाद क्या था, इनका जो रिलीजन था, धर्म था, वो भी अलग था। कुछ बौद्ध थे, बुद्धिस्ट थे, और कुछ थे हिंदू, और कुछ मुसलमान थे। श्रीलंका की आबादी में ईसाई का हिस्सा मात्र 7% यानी कि 7%, और भी सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता था। एक मिनट। ये में डच भाषा के लोग अपनी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषा और जर्मन भाषा लोग अपनी इच्छा थोप सकते थे। इसके इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती। संभव था इससे देश बट जाता और विश्वल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत और ज्यादा था, और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। आइए अब देखें कि असल में दोनों देशों में क्या हुआ। अगर कोई इसको स्थिति को पढ़ेगा तो मोटा मोटा यही समझेगा कि जो बेल्जियम है उसके अंदर अगर भाषा के हिसाब से देखें तो डच वाले लोग अपना आधिपत्य जमा सकते थे, लड़ाई करके भाई आपस में लड़ते, और डच भाषा वाले निश्चित जीत जाते, संख्या ज्यादा थी। और श्रीलंका के अंदर हम देखें तो जो सिंहली लोग थे उनकी परसेंट 74% था। वो अपनी भाषा लागू कर देते, अपना धर्म लागू कर देते, और मजबूरी में जो तमिल वाले लोग थे उनको उनकी भाषा पढ़ना पड़ता। यही एक कॉमन आइडिया है। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसकी स्थिति कुछ और हुई, सत्ता की साझेदारी हुई और ऐसी स्थिति से बच गए। तो क्या हुआ, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। हमारा देश 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन श्रीलंका 1948 में हुआ। सिंहली समुदाय के जो नेता थे अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन का प्रभुत्व जमाना चाहते थे। जैसा कि हम सोच रहे थे वैसा ही हुआ। सिंहली लोगों ने ऐसा सोचा, क्यों ना हम अपनी सरकार बना लें, अपने ही लोगों को रखें, अपने ही लोगों को नौकरी दें। इस वजह से जो लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। बहुसंख्यकवाद क्या होता है? बहुसंख्यकवाद हम कह सकते हैं कि जब किसी देश के अंदर लोगों की संख्या सबसे अधिक होती है, यानी कि उस धर्म की या उस जाति की संख्या सबसे ज्यादा होती है, और वो चाहते हैं कि सत्ता के अंदर हम अपनी ही लोगों को, अपनी ही जाति के लोगों को सरकार में लाएं, तो ऐसी स्थिति को हम बहुसंख्यकवाद कहते हैं। या अपनी ही भाषा को थोपना चाहें या अपने ही धर्म को अपनाने के लिए मजबूर करें, ऐसी स्थिति को हम बहुसंख्यकवाद कहते हैं। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। शुरुआत हो जाती है बहुसंख्यकवाद की यहाँ से। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण देगी। यहाँ पर भाषा को थोपा गया तो थोपा गया, इसके साथ साथ उनका जो खुद का जो धर्म था उससे भी छेड़छाड़ी करी गई। उनको जबरन बौद्ध बनने के लिए मजबूर किया गया। एक एक करके आइए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों को एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों में नाराजगी पैदा कर दी। शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली जो सारी राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी भाषा और संस्कृत को लेकर असंवेदनशील हैं। जो श्रीलंकाई तमिल थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, उनको ऐसा लगा कि जो ये बौद्ध लोग हैं, सिंहली लोग हैं, सिंहली भाषा बोलने वाले लोग हैं, ये उनके धर्म और भाषा को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। उनके धर्म और भाषा को दबाना चाहते हैं, उनके लोगों को नौकरी से बर्खास्त करना चाहते हैं। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान, आगे देखते हैं क्या हुआ, राजनीतिक अधिकारों से वंचित रख सकती है। किससे? राजनीतिक अधिकारों से वंचित रख सकती है। नौकरियों और कायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो सकता है और उनके हितों में अनदेखी की जा सकती है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहली समुदाय के संबंध आपस में बिगड़ते चले गए। सीधी सी बात है, जब कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी जिसमें आपकी भाषा को, आपके धर्म को दबाया जाएगा, आपकी जो हम कह सकते हैं आपका जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको दबाया जाएगा, तो आपके अंदर एक उफान होगा, उनके प्रति बेगानापन होगा। और वही सिंहलियों के अंदर, वो हमें तमिलों के अंदर देखने को मिला। आपस में सिंहली और तमिल थे, उनकी भाषा भाषा की वजह से उनके अंदर एक टकराव पैदा हो गया, उनमें आपस में अनबन हो गई, हम कह सकते हैं। इसके बाद हम कह सकते हैं श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई, तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने
तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। जैसा कि अपने देश के अंदर हुआ था जब राजभाषा का प्रश्न उठा, तो कई तमिलनाडु की तरफ से, कर्नाटक की तरफ से, यानी कि दक्षिण भारत की तरफ से ऐसा प्रश्न उठाया गया कि अगर आप अपनी भाषा को ही राजभाषा बना लेंगी तो फिर हमारी भाषा का क्या होगा। इसीलिए हमारे संविधान के अंदर ये प्रावधान है कि हर भाषा को बराबर का दर्जा है, हर भाषा को आगे बढ़ने की पूरी शक्ति दी गई है, हर भाषा को अपनाने की एक शक्ति दी गई है, लोगों को अधिकार दिया गया है। श्रीलंका के अंदर ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। उन्होंने सबसे पहले अपनी जो सहेली भाषा थी उसको राजभाषा बना दिया। परिणाम स्वरूप जो श्रीलंका के तमिल लोग थे उन्होंने अपनी राजनीति की पार्टियां बनाई, उन्होंने कई आंदोलन किए, तमिल भाषा को राजभाषा बनाने के लिए कई प्रयास किए। लेकिन जो तमिलों की आबादी वाले इलाके में स्वायत्तता में उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। तमिल की आबादी वाले इलाकों में भी उनकी मांगों को लगातार नकारा गया, उनकी अपनी भाषा को नहीं अपनाने के लिए प्रयास करवाए गए। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बनने लगे। अब हम सरल भाषा में इसको कह सकते हैं कि फिर क्या हुआ, श्रीलंका का टूटने की स्थिति आ गई, एक दो देश बनने की स्थिति आ गई, जिसमें हम कह सकते हैं सहेली लोगों को एक अलग देश बनने जा रहा था 1980 के अंदर, और जो तमिल लोग थे वो अपनी एक अलग सरकार बनाने जा रहे थे, स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव गृह युद्ध से परिणित हुआ। गृह युद्ध का मतलब होता है जब कोई सरकार होती है, उस सरकार के खिलाफ उसके देश के ही लोग पूरी हिंसा के साथ, हथियारों के साथ उतर आते हैं, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं गृह युद्ध। परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष में हजारों लोग मारे जा चुके थे, अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए थे, इससे भी कई गुना ज्यादा लोग की रोजी रोटी चौपट हो गई थी। आपने पढ़ा है कि 10वीं कक्षा के अंदर अर्थशास्त्र पाठ्य पुस्तक के अंदर, जो हमारी इकोनॉमिक्स की बुक है, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि हमारे क्षेत्र के देशों की आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, पर वहां के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफी परेशानियां पैदा हुई। 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। 1980 से लगातार गृह युद्ध चला। गृह युद्ध को हमने बता दिया, आपसी देश के अंदर ही जब एक युद्ध जैसी स्थिति हो जाती है उसको हम गृह युद्ध कहते हैं। श्रीलंका का आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में, यानी कि जो हॉस्पिटल वगैरह है, उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, हमारे देश इंडिया से काफी अच्छी है। लेकिन जब उनका गृह युद्ध हुआ तो उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन था वो काफी हद तक प्रभावित हुआ, परेशानियां पैदा हुई, लोग वहां से उखड़ उखड़ कर दूसरे देश में बसने लगे। सबसे ज्यादा शरणार्थी भारत के अंदर आए। 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। अब हम बेल्जियम की समझदारी के बारे में करेंगे। देखिए, हम अगर जो श्रीलंका की सरकार थी, अगर वो थोड़ा भी झुक जाती, उन लोगों को भी उनको अधिकार दे देते, तो शायद गृह युद्ध की स्थिति नहीं आती। लेकिन बेल्जियम के अंदर ऐसा नहीं हुआ। बेल्जियम के अंदर लोगों ने समझदारी से काम लिया, सत्ता को, शक्तियों को और लोगों के बीच में बांटा। श्रीलंका की तरह पागलपन नहीं किया, जिससे कि बेल्जियम की जो स्थिति थी वो सुदृढ़ हुई और पूरी दुनिया के अंदर बेल्जियम की एक अच्छी छवि क्रिएट हुई। तो देखते हैं क्या हुआ। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला लिया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार किया। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सकें। किसी भी व्यक्ति को ऐसा ना लगे कि वो देश में रह रहा है लेकिन उस पर और दूसरे और देश के और लोग शासन कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई भी और देश ऐसा नहीं कर पाया आज तक। बेल्जियम के मॉडल विशेष जानकारियों से लिए बॉक्स देखें, वो नहीं देखना आपको, कि कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं, उन बातों पर आज हम गौर करेंगे। सबसे पहला क्या हुआ, संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी। तो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसके अंदर डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की जो संख्या है वो समान होगी। डच भी समान होंगे और फ्रेंच भी समान होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर डच ज्यादा संख्या में है तो डच के मंत्री सबसे अधिक होंगे, नहीं, फ्रेंच की और डच के मंत्री बराबर होंगे। कुछ विशेष कानून तभी बन सकेंगे जब दोनों भाषी लोग यानी कि फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के सांसदों के बहुमत से उस कानून को पारित कर दिया जाए। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं ले सकते थे। पहला काम, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों
कि क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन हो गई। जैसा कि हमने देखा कि बेल्जियम के अंदर दो इलाके थे। मान लीजिए ये बेल्जियम है, यहाँ पर डच लोग हैं और यहाँ पर फ्रेंच लोग हैं, तो यहाँ पर अलग अलग दो राज्य बना दिए गए, स्थानीय सरकार बना दी गई, राज्य सरकार बना दी गई। इनके हाथों में शक्तियां दे दी गई। उन शक्तियों के अनुसार वो अपनी भाषा के लिए कुछ विशेष प्रावधान ला सकते थे, कुछ विशेष नियम बना सकते थे। इसके अलावा वो अब अपने समुदाय की पुनरुत्थान के लिए, हम कह सकते हैं उत्थान के लिए, विशेष नियम बना सकते थे। अपना संविधान की तरह अपने नियम बनाकर लोगों को आगे बढ़ा सकते थे। तो उनको जो केंद्र सरकार थी उनके अधीन नहीं रखा गया। जो ब्रसेल्स था, राजधानी क्षेत्र था, उनमें अलग सरकार बनाई गई। इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व था। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। हमने देखा था फ्रेंच के अंदर क्या था, मात्र 20% डचवासी लोग थे और 80% कौन थे, फ्रेंच वाले। तो उसमें एक अलग सरकार बनाई गई, उसमें लोगों जो सरकार थी उसको अलग बनाया गया और दोनों का जो प्रतिनिधित्व था, रिप्रेजेंटेशन था, वो बराबर ही रखा गया। जैसा कि यहाँ पर एक नोटिस दिया गया है, देखो ये देखो एक बनाया गया है, ये देखिए एक पता है, ये भी एक पता है और एक सेम जगह का पता है। एक जगह फ्रेंच में लिखा गया है और एक जगह डच में लिखा गया है। इससे पता चलता है कि बाकी जो व्यवस्था थी कितनी कॉम्प्लेक्स थी और लोगों ने कितनी समझदारी के साथ उसको बनाया। एक चीज और देखने वाली बात है, केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच, जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग चाहे वहां जहां भी रहते हों, इस समुदाय की सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। यहाँ पर एक केंद्रीय राज्य सरकार के अलावा तीसरे स्तर की सरकार है, जो दुनिया के किसी देश में नहीं है। यहाँ पर जो सरकार है, तीसरे स्तर की सरकार, यहाँ पर हर व्यक्ति करता है और अपने अपने समुदाय का अलग अलग वोट करता है, चाहे वो कहीं किसी देश में रह रहा हो, यानी किसी देश के किसी भी कोने में रह रहा हो। वो अपनी भाषा से संबंधित, संस्कृति से संबंधित फैसले लेते हैं, जो राजनीतिक फैसले वो नहीं लेती। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, शायद आपको भी जटिल लगा होगा। निश्चित रूप से यह जटिल है खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी, पर यह व्यवस्था बेहद सफल है। इसके मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं का विराम लग गया, वरना गृह युद्ध की स्थिति बेल्जियम में भाषा के आधार पर दो टुकड़ों पर बंट भी सकता था, जैसा कि हम श्रीलंका के अंदर देखते हैं। दो टुकड़ों के बंटने पर, देखिए श्रीलंका के अंदर दो टुकड़े पर श्रीलंका इसलिए नहीं बटा क्योंकि देखिए सिंहली लोग थे, वो बहुत ज्यादा संख्या में बहुत ज्यादा थी, 74% थी, और जो 13% मात्र मात्र तमिल लोग थे, जिसकी वजह से देश नहीं बढ़ सका। लेकिन यहाँ की स्थिति बहुत जटिल थी, बहुत अलग थी। यहाँ पर लगभग आधे आधे दोनों लोग थे, आधे फ्रेंच थे और आधे डच थे। जब आपस में गृह युद्ध होता तो निश्चित तौर पर ये देश बट भी सकता था। बेल्जियम भाषा के आधार पर दो टुकड़ों में बट भी सकता था। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला चुना तो उन्होंने ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना, क्योंकि देखिए एक यूरोपीय संसद है, पूरा यूरोप का एक संसद है जिसमें इंग्लैंड वगैरह, जर्मनी, फ्रांस वगैरह सब हैं। तो उन्होंने अपना संसद बनाने के लिए सबसे बेस्ट जगह जो चुनी, वो चुनी ब्रुसेल्स को, क्योंकि ब्रुसेल्स दुनिया की एक शांततम उन्हें स्थिति प्रतीत हुई और एक ऐसा देश प्रतीत हुआ, एक ऐसी जगह प्रतीत हुई जहां पर उन्हें सुरक्षा की पूरी पूरी स्थिति महसूस हो रही थी। तो हम कह सकते हैं सुरक्षा को मद्देनजर रखकर बहुत सी चीजें जो ब्रुसेल्स के अंदर हैं वो दुनिया के किसी देश के अंदर नहीं है। अब एक चीज देखने वाली ये है कि बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हम क्या शिक्षा मिलती है। दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, फिर भी सत्ता की साझेदारी के सवाल पर दोनों अलग अलग ढंग से निपटने की कोशिश करते हैं। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं को आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता को उसमें हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता और संकट में पड़ सकती है। इन दोनों उदाहरणों से हमें यह समझने को मिला है कि जो सत्ता है उसकी साझेदारी सभी लोगों की बराबर होनी चाहिए, जिससे कि देश के अंदर एक शांति का माहौल बना रहे, देश के अंदर किसी भी तरह से उथल पुथल की व्यवस्था ना हो और देश के अंदर जो आपसी संकट है वो ना फैले, एकता बनी रहे, अखंडता
बनी रहे। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। एक कार्टून दिया गया है, इस कार्टून में सबसे ज्यादा समझने वाली चीज ये है कि यहाँ पर एक ट्रक दिया हुआ है, इसके आगे लिखा हुआ है जर्मन गवर्नमेंट। क्या लिखा है? जर्मन गवर्नमेंट। लेकिन देखने वाली चीज ये है कि इसके अंदर दो स्टीयरिंग लगी हुई है। आपने किसी गाड़ी के अंदर दो स्टीयरिंग नहीं देखी होगी, सिवाय एक एरोप्लेन के। एरोप्लेन के अंदर दो स्टीयरिंग टाइप में कुछ लगा होता है, लेकिन गाड़ी के अंदर दो स्टीयरिंग नहीं होती है। इससे समझने वाली बात ये है कि दो ड्राइवर बैठेंगे, दो चलाने वाले बैठेंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। ये जर्मन की गवर्नमेंट की एक व्यवस्था दी गई है। यहाँ पर लिखा गया है कि बाईं तरफ एक कार्टून है जिसमें जर्मनी की एक समस्या का संकेत किया गया है। यहाँ क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी है और एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है। दोनों पार्टी गठबंधन सरकार है। ऐतिहासिक रूप से ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी रही, जैसे कि भारत में भाजपा और कांग्रेस रहती है। सन 2005 के चुनाव में इन दोनों में किसी को भी अपने बूते पर सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिला, इसलिए इन्हें गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। दोनों दल विभिन्न नीतिगत मामलों पर अलग अलग पक्ष लेते हैं, फिर भी वहां साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। जर्मनी की संसद के बारे में और जानकारी करने के लिए ये करें, लेकिन करना नहीं है। तो सरल भाषा में है कि जब किसी देश के अंदर किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो उसको क्या है, एक गठबंधन की सरकार बनाने का अधिकार होता है। उसके बारे में चर्चा करी गई थी, जिसको विशेष ध्यान है। अब हमारा प्रश्न यहाँ पर यह उठता है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में हम दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा खत्म हो जाता है। ठीक है, पहला इस पॉइंट को आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा खत्म या कम हो जाता है। ठीक है, चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा होगा और अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं कर सकता, अक्सर ये बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी बन सकता है। एक चीज सोचने वाली ये है कि जब बहुसंख्यक अपना अधिकार किसी और पर थोप देते हैं, अपनी शक्तियों को और किसी पर थोपने की कोशिश करते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि जो ये जो आतंक कर रहे हैं वो सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए। जब अल्पसंख्यक दब जाएंगे या बहुसंख्यक में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके बाद ये आपस में ही लड़ेंगे, क्योंकि लड़ना उनकी आदत बन जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम अपने देश की बात करें, भारत है, भारत में हिंदू मुस्लिम आपस में कभी कभी ऐसा लगता है कि आपस में धुर विरोधी हैं, आपस में लड़ रहे हैं। मान लीजिए एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें मुस्लिम इस देश में न रहे और सिर्फ हिंदू रह जाए। किसी न किसी दिन हिंदू भी आपस में लड़ेंगे, वो जाति के आधार पर लड़ेंगे, कौन ब्राह्मण है, कौन दलित है, कौन शूद्र है, कौन दलित। ये सब चीजें तो हम कह सकते हैं कभी शांति की व्यवस्था ऐसी स्थिति में कायम नहीं हो सकती है। तो सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है, और वह बात कहीं ज्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। यहाँ पर आप इसको हाईलाइट कर लेना, सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही ये होता है कि सभी को बराबर अधिकार और सत्ता में साझेदारी मिलनी चाहिए। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं, इसके बीच सत्ता को बांटा जाए और लोग इसी ढर्रे से रहें। इसीलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से, नीचे बढ़ रहे हैं अभी, माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक कह सकते हैं और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक का मतलब होता है कि लाभ हानि को ध्यान में रखकर जो फैसला लिया जाता है उसको युक्तिपरक कहते हैं। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणाम पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे में अभूतपूर्व महत्व को बताता है। जो नैतिक तर्क है वो देश में अखंडता के भाव को पैदा करता है। आज माइक के बिना ही हम शूटिंग करते हैं, लेकिन कोशिश की है बिल्कुल शांति में आपको मिल जाए। एक यहाँ पर खलील का एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर खलील का एग्जाम्पल जो बहुत बेहतर है। जैसा कि होता आया है, इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाया जा रहा था और बेताल उसकी पीठ पर बैठा था। विक्रम बेताल की आपने कहानियां कभी सुनी होंगी, आज ना ही सुनी हो तो सुन लेना यूट्यूब पर। हमेशा की तरह इस बार भी यह सोचकर कि विक्रम को नींद ना आ जाए, बेताल ने अपनी कहानी कहना शुरू किया। कहानी कुछ इस प्रकार थी। कहानी के अंदर हम देखेंगे
क्या बोला गया है, कहानी के अंदर क्या होता है, एक बेरूत शहर है, बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे, उसकी माँ सुन्नी मुसलमान थी। आधुनिक शहर के लिए यह कोई अनूठी बात नहीं है। आप जानते हो कि आधुनिक शहर में, जो आधुनिक समय के लिए अनूठी बात नहीं है। लोग अक्सर अलग अलग समुदाय के, अलग अलग जाति के आपस में रिलेशन में आ जाते हैं। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे। राजधानी बेरूत में भी बस जाते थे। वे साथ साथ रहते थे, मेल जोल होता था, पर गृह युद्ध में एक दूसरे से लड़ते भी थे। खलील का एक चाचा ऐसी लड़ाई में मारा गया था। लेकिन इस कहानी का सार ये है, लास्ट में क्या होता है, एक वहां पर एक गठबंधन सरकार आती है। गठबंधन सरकार भी नहीं कह सकती है, मतलब एक आपस में एक समझौता होता है हिंदू मुसलमान ईसाई में, जिसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति मुसलमान ही होना चाहिए या ईसाई होना चाहिए, ऐसे करके एक समझौता हो जाता है। ये कहानी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको हम छोड़ भी सकते हैं, आप पढ़ लेना बुक से। सत्ता की साझेदारी के रूप में इसमें क्या बताया गया है, सत्ता के बंटवारा नहीं किया जा सकता है। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। ये सत्ता का बंटवारा इस आधार पर नहीं किया जा सकता है कि कोई मुस्लिम है कितनी सत्ता उसको दे देनी चाहिए, कोई हिंदू है कितनी सत्ता उसको दे देनी चाहिए, या फिर कोई ईसाई है कितनी सत्ता उसको दे देनी चाहिए। सत्ता में साझेदार बनाया लोगों को, आप भी साझेदार बनिए, आप हम भी साझेदार बनाएंगे, तो सत्ता की साझेदारी इसको कहते हैं। लंबे समय तक यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में नहीं रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्तियों की मालिक होती है। लोकतंत्र के अंदर क्या होता है कि जनता के हाथ में ही सारी की सारी राजनीतिक शक्तियां होती हैं। तो स्वशासन की संस्था के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में बाकी बातें शामिल होती हैं। हर समाज के लोगों को कोई भी नीति बनती है लोकतंत्र के अंदर, तो हर समाज के लोगों को उसमें रखा जाता है। इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाता है। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जितने भी नागरिक हैं आपके देश के, उसके हर किसी के हित में एक निर्णय लेना होता है। हर नागरिक आपकी सत्ता का साझेदार है एक तरह से। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप देख सकते हैं। आइए कुछ प्रचलित उदाहरणों का गौर करते हैं। यहाँ पर हमें कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। चैप्टर लगभग अंत की तरफ है। शासन की विभिन्न अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा किया जाता है। अपने देश के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच, जो हम पहले ही इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, इससे हमें पता चलता है कि क्षैतिज वितरण कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे में यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता है। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। कोई भी अपने अधिकारों को उल्लंघन नहीं कर सकता है, कोई अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है अपना अधिकारों का प्रयोग कर दूसरे लोगों को दबाया जाए, उन पर अंकुश रखा जा सकता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है, पर संसद के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। हमने क्या बताया था, देखिए, कार्यपालिका का काम है कानूनों को थोपना, न्यायपालिका का काम है कानूनों को लागू करना। लेकिन अगर कोई भी विधायिका कानून गलत बनाती है तो न्यायपालिका उस पर अंकुश लगाती है कि आपने ये संविधान के खिलाफ कानून बनाया है। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों की सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर बंटवारा होता है। जैसे पूरे देश के लिए सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर भी अलग अलग सरकार हो। सत्ता का बंटवारा न सिर्फ सरकार के स्तर पर किया जाता है, लेकिन अलग अलग जगह पे भी किया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर सत्ता का बंटवारा पहले केंद्र सरकार की शक्तियां, उसके बाद राज्य सरकार की भी शक्तियां, उसके बाद स्थानीय सरकार जिसमें निकाय चुनाव होते हैं, प्रधान वगैरह, ग्राम प्रधान वगैरह, ये होते हैं, ये स्थानीय चुनाव। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इसे राज्य सरकार कहते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है। कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें हैं ही नहीं, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है, वहां के कार्टून को बाद में देखेंगे यहाँ पर,
संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। हमारे संविधान के अंदर अलग अलग ये सब पूरा बताया गया है कि केंद्र सरकार के पास कितनी शक्तियां हैं और राज्य सरकार के पास कितनी शक्तियां हैं। बेल्जियम में तो यह काम हुआ है और श्रीलंका में नहीं हुआ है। राज्य सरकारों के नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसा ही व्यवस्था हो सकता है। नगर पालिका और पंचायतें भी ऐसी इकाइयां जिसके हमने बताया अभी। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। जैसे देखिए वो क्षैतिज था और ये ऊर्ध्वाधर था। हम अगले अध्याय में इस पर विस्तार पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ी हल्की सी चर्चा कर रहे हैं इसमें। पहले हम कार्टून को देखते हैं। कार्टून के अंदर देखिए पुतिन को दिखाया गया है और जॉर्ज बुश जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। 2005 के अंदर वहां पर लोकतंत्र स्थापित हुआ, लेकिन लोकतंत्र को उसको हम लोकतंत्र नहीं कह सकते क्योंकि मुख्य तौर पर वहां पर हम तब से लेकर अब तक पुतिन ही राष्ट्रपति हैं और उनके ही हाथ में सत्ता की पूरी बागडोर है। उनके हाथ में ही सारी की सारी शक्तियां हैं। सत्ता के बंटवारे को हम और बेहतर बनाने के लिए विभिन्न सामाजिक समूह मसलन भाषाई धार्मिक समूहों के बीच हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था पर एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों के संविधान को और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायक और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी एक व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है ताकि लोग खुद को शासन में अलग न समझने लगे। हमारे देश के अंदर एक और व्यवस्था है जो है आरक्षण की। यहाँ पर जो सीटें हैं वो आरक्षित भी हैं। कुछ लोगों को जाति के हिसाब से भी सीटें मिलती है, धर्म के हिसाब से भी सीटें मिलती हैं। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इस तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जा सकती है। सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के अलग अलग तरीकों पर हम इकाई सेकंड में चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम सेकंड में भी चर्चा करेंगे। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हमें विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकता है। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूरी रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी को सिर्फ चयनित कर दें। इसका चुनाव होना चाहिए, लोगों को अपनी मर्जी का किसी नेता को चुनने की शक्ति होनी चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंदता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में नहीं है। एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूह वाली पार्टियों के हाथ में आती जाती रही है। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है क्योंकि दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती हैं। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी देखते हैं। इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि जो राजनीतिक पार्टियां वो सत्ता माने के लिए आपसी प्रतिद्वंद करती हैं। इससे हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सारी शक्तियां हैं वो जनता के हाथ में और हर व्यक्ति का सत्ता में साझेदारी है। हम बात कर रहे थे औद्योगिक मजदूर जैसी कई संगठित हित समूहों को सक्रिय देखते हैं, जैसा कि किसान आंदोलन में हमने देखा था। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता की भागीदारी करते हैं। इससे इकाई थर्ड में हम देखेंगे जिसमें राजनीतिक दल, दबाव समूह, सामाजिक आंदोलनों की कार्यप्रणाली पर हम गौर करेंगे कि कैसे दबाव समूह काम करते हैं। ये तो चैप्टर हमारा अंत था। इसके बाद हमारी प्रश्नावली है। अगर आपको किसी भी तरह की इसमें कोई दिक्कत नजर आती तो आप निस्संदेह हमें कमेंट जरूर करना। और इसी के साथ हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे कल। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आपको क्या चीज समझ में आई एक बार कमेंट जरूर करना जिससे कि हम आपको आपके टॉपिक क्लियर कर दें। इसी के साथ साथ थैंक यू। एसएसटी के सारे चैप्टर आपको इसी पर बोर्ड से पहले मिल जाएंगे, वो भी 1 शॉट में। इसी के साथ साथ थैंक यू।